रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे सवाल जवाब में मैं जगवीर मनीठिया आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। अधिगम और अधिगम के सिद्धांत का पहला भाग, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे, आपकी अवधारणा को स्पष्ट ज़रूर करेंगे। आज का पहला सवाल है, माता पिता को अपनी संतान को बुद्धू या मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ जाएगी। ऑप्शन 4 हैं, उसमें से तीसरा जो ऑप्शन है उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। पहला ऑप्शन था, बच्चे उन शब्दों का दोहरान करेंगे, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। उपयुक्त सभी। तो उनको मूर्ख कहने से बच्चों में अपशब्द भाषण की आदत ज़रूर पड़ती है। उत्तर नंबर स में यही है, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ जाएगी, जो उसके उत्तम व्यवहार के लिए एक जिम्मेदार नागरिक के लिए सही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। जो चिंतन की प्रक्रिया है बालक की, उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब प्रश्न को समझो, अधिक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण नहीं, सबसे कम है, जिसकी आवश्यकता बहुत ही कम है चिंतन की प्रक्रिया में, उसमें से ऑप्शन में पहले ऑप्शन में चित्र दिया हुआ है, प्रतीक और चिन्ह भी दिया हुआ है, मांसपेशीय क्रियाएं दिया हुआ है और भाषा दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, जिसका महत्व बहुत ही कम है चिंतन की प्रक्रिया में। तो हमारा उत्तर स का है। जो तीसरा ऑप्शन है, मांसपेशीय क्रियाएं, मांसपेशीय क्रियाएं हैं, उनका महत्व कम है चिंतन की प्रक्रिया में। चित्र को देख करके बालक की चिंतन की प्रक्रिया बढ़ती है, काम करना शुरू करती है। प्रतीकों और चिन्हों को देख के भी चिंतन की प्रक्रिया है वो काम करना शुरू करती है, और भाषा से भी चिंतन की प्रक्रिया में बहुत ही रोल अच्छा निभाया जाता है। सबसे कम महत्वपूर्ण है मांसपेशीय क्रियाओं का। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण के लिए आवश्यक है। अब पहला ऑप्शन अस्थायी सीखना, दूसरा स्थायी सीखना, तीसरा नकारात्मक सीखना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अब स्थानांतरण के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उत्तर नंबर ब। अब ये ब का जो ऑप्शन है वो सही है, स्थायी सीखना। अब ये स्थायी सीखना है वो ज़रूरी है स्थानांतरण के लिए। स्थानांतरण तभी माना जाएगा जब बालक स्थायी रूप से किसी तथ्य को सीख लेता है तब। अब अगला प्रश्न है, पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अब वो किसने किया था? ये प्रश्न बहुत आसान है, आप में से ज़्यादातर कर देंगे, फिर भी मैं रिपीट करने के लिए मैंने प्रश्न लिया है। पहला ऑप्शन हल, दूसरा पावलोव, तीसरा फ्राइड और चौथा ऑप्शन है कोहलर। तो जो ए का ऑप्शन है वो सही है, यानी हल है, उसने पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब मैं इन प्रश्नों की व्याख्या ढंग से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। मैं आपके लिए प्रयोग के तौर पर ये प्रश्न लेके आया हूँ ताकि आपको आत्मविश्वास जगे, और कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनसे आप वाकिफ़ हों तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, आपने सिद्धांत और नियम पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं, अब अंतिम समय है, तो जितने ज़्यादा प्रश्नों पर आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी अवधारणा स्पष्ट होती जाएगी। इसीलिए मैं प्रश्न को ज़्यादा, ऑप्शंस को ज़्यादा क्लियर न करने के बजाय आपको सीधे ही लेके चलता हूँ उत्तर की तरफ। शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। पहला है, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। दूसरा है, उत्तेजक का अनुक्रिया के स्थान पूर्ति के लिए स्थान पूर्ति है। स का ऑप्शन है, एक उत्तेजक की दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति है। द का ऑप्शन है, उत्तेजक का अनुक्रिया से साहचर्य। अब ये सीधा सा सवाल है और आपने इसका उत्तर ढूंढ भी लिया होगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि उत्तर ए का है वो बिल्कुल सही है, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। अब ये साहचर्य जो शब्द है इसका मतलब है साथ साथ मिलकर के काम करना। शास्त्रीय अनुबंधन में ये शामिल है, एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साथ साथ मिलकर के काम करना, यानी साहचर्य।
अगला प्रश्न है, जब पूर्व प्राप्त अनुभव समस्या को हल करने में सहायक होता है। देखो वह है, अब इस प्रश्न को 2 टुकड़ों में तोड़ लो। जब पूर्व प्राप्त अनुभव, कोई अनुभव एक बालक को प्राप्त हो गया हो। फिर दूसरा टुकड़ा है, समस्या को हल करने में सहायक होता है। हमने कोई अनुभव प्राप्त कर लिया, यानी बालक ने कोई अनुभव प्राप्त कर लिया, उस अनुभव का किसी समस्या को हल करने में कितनी सहायता मिलती है उस अनुभव से, वह है ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, एक पक्षीय स्थानांतरण या उपयुक्त सभी। यानी कोई अनुभव प्राप्त कर लिया और उस अनुभव के आधार पर हमने किसी समस्या का समाधान निकाल लिया, तो कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? उत्तर ब का जो उत्तर है वो सही है, धनात्मक स्थानांतरण। यानी कहने का मतलब कि जब पहले से हमने कोई अनुभव प्राप्त कर लिया और उस अनुभव के आधार पर हमने किसी समस्या का समाधान कर लिया, तो वो धनात्मक स्थानांतरण हो गया। अगला प्रश्न है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है। यानी कोई भी नया काम करेंगे उसको ग्रहण कर लेते हैं। आत्मसात का मतलब अपने अंदर समेट लेना, ग्रहण कर लेना, स्थायी रूप से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। यह संबंधित है किससे? आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से और परिणाम के नियम से। तो उत्तर हमारा पहला है, उत्तर ए का जो ऑप्शन है वो आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। यानी हम जो भी नया काम सीखते हैं, करते हैं, उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह है आत्मीकरण के नियम से संबंधित बात है। ये जो तथ्य है वो आत्मीकरण वाला नियम है, उससे संबंधित है। अब आत्मीकरण का मतलब सीधा मतलब समझ में आ गई होगी आपके कि जो भी नया काम करेंगे उसे आत्मसात कर लेते, उसको पक्का स्थायी रूप से ग्रहण कर लेते हैं, वो आत्मीकरण के नियम में शामिल होगा। फिर है अगला प्रश्न, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में प्रयोग किया है। अब ये भी सरल सा प्रश्न है। पहला ऑप्शन कुत्ते का, दूसरा बिल्ली का, तीसरा चूहे का, चौथा ऑप्शन बंदर का। तो उत्तर ए का सही है, कुत्ते का। पावलोव ने कुत्ते के प्रयोग से शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया गया। यानी कोई क्रिया हमने सीख ली और उसी क्रिया को वैसी ही दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर लेते हैं। जैसे किसी बालक ने एक साइकिल का पंचर निकालना सीख लिया और उसी ज्ञान का उपयोग अगर वो मोटरसाइकिल का पंचर निकालने में उपयोग कर लेता है, उसी को हम कहेंगे, अब क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे, परिपक्वता कहेंगे, अधिगम स्थानांतरण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर नंबर 6 है। ये जो 6 वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है, अधिगम का स्थानांतरण हो गया। यानी हमने कोई क्रिया सीख लिया, बालक ने कोई क्रिया सीखी है और उसका दूसरी उस वैसी परिस्थिति में उपयोग कर लेता है, तो वो अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे कहा जाता है। यानी कोई दूर से पुकार लेता है और जब हम उसके पास जाते हैं उस समय जो अधिगम होता है, उसमें जो कुछ सीखते हैं उसे कहते हैं संकेत अधिगम, उत्तेजना अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम या मौखिक शास्त्रीय अधिगम। तो इसमें हमारा उत्तर द वाला ऑप्शन है। यानी द का जो ऑप्शन है वो सही है, मौखिक शास्त्रीय अधिगम। कहने का मतलब कि जो मौखिक रूप से उसने पुकारा था, उसके साथ में हमने जो क्रिया की थी कि उसके कहने से हम गए हैं, तो वो जो अधिगम किया है वो मौखिक शास्त्रीय अधिगम कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये आज की वीडियो पूरी हुई है। साथियों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आऊँगा और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के बजाय अब अभ्यास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। मेरी आपसे इतनी विनती है कि जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी अवधारणाएँ स्पष्ट होती जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब दिनों दिन आत्मविश्वास की ज़रूरत है, तैयारी जितनी करनी थी आपने कर ली। धन्यवाद दोस्तों।